हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने आपको वैदिक युग के ऋग वैदिक काल के विषय में बताया था। आज हम उत्तर वैदिक कालीन समाज के विषय में आपको पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज, जिसका कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार, विकास, अभ्युदय और मतभेद विभिन्नीकरण उत्कर्ष का युग था। यानी इस युग में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ, उसका विकास हुआ और उसका विभिन्नीकरण एवं उत्कर्ष हुआ। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत। चित्र, धूसर, मृदभांड इस काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत के भी कई साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में मिलते हैं। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब तक था। अब इसका भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा यानी गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। जब आर्यों ने पूर्व की ओर प्रसार किया तो उनके संपूर्ण साम्राज्य को आर्यावर्त कहा गया। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया था। 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित हो चुके थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा नदी और सदानीरा यानी गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में त्रिकुकुद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के विषय में। उत्तर वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो समय के साथ कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी तथा व्यवसाय जो है वो आनुवांशिक होने लगे। इस समय समाज में 4 वर्ण थे, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक कार्य करते थे, क्षत्रिय राजा बनते थे, वैश्य व्यापार करते थे, कृषि करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तो इस समय समाज में 4 वर्ण थे, जिन ब्राह्मण के लिए एही शब्द का प्रयोग किया गया। एही मतलब आइए। क्षत्रिय के लिए आगही शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगही मतलब आओ। वैश्य के लिए आद्रव शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधाव शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है दौड़ कर आओ। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे। यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों यानी पुरोहितों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछे कि 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किस में मिलता है, तो आपको बताना है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूली राजस्व पर जीते थे तथा शूद्र का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। वे उपनयन संस्कार से वंचित हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती और काशकृत्स्नी आदि।
स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। यानी जो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में प्रवेश कर सकती थीं, अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान पितृसत्तात्मक ही था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम का वर्णन मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, भाग आदि का ज्ञान हो गया था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की राजनीतिक स्थिति के विषय में। पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ और कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक था, पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सशक्त हुई। राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी अब राजा वंश के अनुसार बनने लगे। राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा, यानी जितना बड़ा राज्य का आकार होगा उस राजा का महत्व उतना ही होगा। अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नामों से पुकारा जाने लगा। सभा, समिति आदि प्रतिनिधि जनतांत्रिक संस्थाएं जो ऋग्वैदिक काल में बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, अब उनका प्रभाव क्षीण होने लगा। विदत का नामो निशान ही नहीं रहा। अब सभा व समिति में समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया तथा सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। पांचाल इस काल का सबसे विकसित राज्य था। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी उस समय अहिछत्र थी, जो अब रामनगर और बरेली जिला में पड़ते हैं। रामनगर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और बरेली यूपी में। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो अब यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि कर जो ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते नियमित कर दिया गया और इसकी मात्रा जो होती थी वो 1/16 भाग होती थी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की आर्थिक स्थिति के विषय में। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया, क्योंकि इस काल में लोहे का व्यापक प्रयोग किया गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई का उल्लेख किया गया है। इस काल में आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे, क्योंकि इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस, कृष्ण अयस इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। धान इस काल की प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होनी शुरू हो गई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे। पहला है काले व लाल रंग के मिश्रित मृद भांड, दूसरा काले रंग के मृद भांड, तीसरा चित्रित धूसर मृद भांड, चौथा लाल मृद भांड। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका, गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है प्रीलिम्स में। आपसे पूछा जा सकता है कि निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल इत्यादि किस लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं, तो आप बताएंगे कि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी जो उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाती थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था।
अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का ही प्रयोग किया जाता था। वैसे सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्यों में पश्चिम व पूर्वी दोनों समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा की गई है, जिससे व्यापार वाणिज्य का संकेत मिलता है। स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टिन, तांबा, चांदी, सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था तथा धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, किंतु कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। ऊन व सज यानी सन का उल्लेख इस काल में मिलता है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की धार्मिक स्थिति के विषय में। उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांडों का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्त करना था। आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल गंगा यमुना दोआब बन गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, जिसके साथ अनेक अनुष्ठान व मंत्र विधियां प्रचलित थी जो वेदों में दी गई हैं। इंद्र व अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति यानी सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। अन्य प्रमुख देवता रुद्र जो पशुओं के देवता व विष्णु जो लोगों के पालक माने जाते हैं। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत उल्लेखित है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है तथा यज्ञ व बलि के स्थान पर तप पर बल दिया गया है। इस काल के दो प्रमुख महाकाव्य हैं महाभारत जिसे जय संहिता कहा जाता है और रामायण जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है। इस काल में मूर्ति पूजा आरंभ होने के संकेत मिलते हैं। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद के पुरोहित होत्रु यानी ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है, हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्व्यु और अथर्ववेद का ब्रह्म। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षट दर्शनों का बीजारोपण हुआ। प्रमुख षट दर्शन और उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। दर्शन चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा प्रमुख षट दर्शन है और इनके प्रवर्तक हैं चार्वाक का चार्वाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्रियों को सर्वप्रथम अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषदों में यज्ञ व कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख यज्ञों के विषय में। पहला है अश्वमेध यज्ञ। ये उस समय का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करके किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। सौत्रामणि यज्ञ, इस यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। पुरुष मेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है। प्रथम सेनानी जिसे सेनापति कहा जाता था। दूसरा सूत यानी राजा का सारथी। ग्रामणी यानी गांव का मुखिया। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था।
संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। अक्षावाप पासे के खेल में राजा के सहयोगी को कहा जाता था। शता मीन्स प्रतिहारी। गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान। पालागल विदूषक। महिषी राजा की मुख्य रानी। पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाला। युवराज राजकुमार। को बताते हैं उत्तर वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कार, जिसमें प्रथम संस्कार गर्भाधान, द्वितीय पुंसवन, तृतीय सीमांतोन्नयन, चौथा संस्कार जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णभेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत अथवा गोदान संस्कार, 14 समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार एंड 16वां अंत्येष्टि संस्कार। अब हम आपको बताएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था के विषय में, यानी किस क्षेत्र में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और वहाँ पे राजा को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी। पूर्वी क्षेत्र में साम्राज्य का शासन व्यवस्था थी, जिसमें राजा की उपाधि सम्राट थी। पश्चिम में स्वराज्य शासन व्यवस्था थी, जहाँ पर राजा को स्वराट की उपाधि दी जाती थी। उत्तर में वैराज्य में विराट की उपाधि, दक्षिण में भोज्य में भोज की उपाधि, मध्य देश में राज्य में राजा की उपाधि मिलती थी। अब हम बात करते हैं वैदिक और सिंधु सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच क्या अंतर है। वैदिक आर्य और सिंधु सभ्यता के लोगों की संस्कृति के विषय में, वैदिक आर्य ग्रामीण सभ्यता से रिलेटेड थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र व लोहे से परिचित थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाषाण और कांसे से परिचित थे। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यज्ञ करते थे तथा लिंग व पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धर्म का स्वरूप इहलौकिक था। वो लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा होता था। वे हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे और हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। वैदिक आर्य युद्ध आदि में सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिरस्त्रणा यानी हेलमेट का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रात्मक पिक्टोग्राफ लिपि का प्रयोग करते थे। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज परिवार आधारित था किंतु मात्र सत्तात्मक था। तो दोस्तों, आज हमने आपको उत्तर वैदिक कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के विषय में अवगत कराया और साथ ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक आर्यों की संस्कृति के बीच का अंतर भी बताया। कल हम आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित विभिन्न जनपद और महाजनपदों के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।